नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम में लग रही आग की। जी हां, देश में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। 12वें दिन भी कीमतों का बढ़ना जारी रहा। यह हाल तब है जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम करीब करीब स्थिर हैं। इसके बावजूद तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आखिर तेल का ये खेल क्या है? क्यों क्रूड ऑयल की घटती कीमतों का फायदा जनता को नहीं मिल पा रहा है? सरकारें पेट्रोलियम पदार्थों से ही अपनी झोली भरने में क्यों लगी हैं? पेट्रोल डीजल पर जहां केंद्र सरकार भारी भरकम उत्पाद शुल्क लेती है, वहीं राज्य सरकारें वैट के जरिए मोटी कमाई करती हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन राज्य टैक्स कम नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए। आखिर महंगाई की इस मार से जनता को कैसे मिलेगी राहत, कैसे लगे कीमतों पर लगाम, करेंगे विश्लेषण। उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्रूड ऑयल के दाम स्थिर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग। क्या है तेल का खेल? क्यों लगातार बढ़ रहे हैं दाम? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम स्थिर हैं, लेकिन देश में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी से लोग हलकान हैं। 12वें दिन भी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत पहले से ही 100 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों के आधार पर तेल की कीमतें तय होती हैं। पिछले 3 दिनों में क्रूड की कीमतें घटी है। 17 फरवरी को क्रूड ऑयल 64.34 डॉलर प्रति बैरल था। 18 फरवरी को क्रूड ऑयल 63.93 डॉलर प्रति बैरल रहा। 19 फरवरी को क्रूड ऑयल 62.91 डॉलर प्रति बैरल हो गया। क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी के बावजूद तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे उत्पाद शुल्क और डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे उत्पाद शुल्क लगता है। पेट्रोल पर 3 रुपए 68 पैसे, डीजल पर 2 रुपए 51 पैसे डीलर का कमीशन होता है। राज्य सरकारें भी वैट लेती हैं। इसके बाद तेल की कीमतें कई गुना बढ़ जाती हैं। राजस्थान सबसे ज्यादा पेट्रोल पर वैट लेता है। राजस्थान में पेट्रोल पर वैट 36% है, डीजल पर वैट 26% है। आंध्र प्रदेश में पेट्रोल पर वैट 31% है। आंध्र प्रदेश में डीजल पर 22.25% वैट है। दिल्ली में पेट्रोल पर 30% वैट है। दिल्ली में डीजल पर 16.75% वैट है। दरअसल केंद्र सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों से मोटी आमदनी होती है। 2016-17 में 5,24,945 करोड़, 2017-18 में 5,43,026 करोड़, 2018-19 में 5,75,632 करोड़, 2019-20 में 5,55,370 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। साल 2004 में यूपीए सरकार सत्ता में आई थी, तब कच्चे तेल की कीमतें $35 प्रति बैरल के आसपास थी, लेकिन 2011-12 में ये $112 प्रति बैरल हो गई। 2004 में पेट्रोल की कीमतें 33 रुपए थी, 2014 में ये 71 रुपए के आसपास पहुंच गई। आज क्रूड ऑयल की कीमत $63 प्रति बैरल है। पेट्रोल 89 रुपए के आसपास बिक रहा है। पेट्रोल डीजल की तरह एलपीजी की कीमतें भी सरकारी ऑयल कंपनियां तय करती हैं। दिल्ली में गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1 अक्टूबर 2020 को 594 रुपए थी। 15 फरवरी 2020 में कीमत बढ़कर 769 रुपए हो गई। हालांकि दिल्ली में सीएनजी के दाम में खास तौर पर बढ़ोतरी नहीं हुई। 2019 में 1 किलो सीएनजी की कीमत 40 रुपए 61 पैसे थी। वहीं अब इसकी कीमत 46 रुपए 60 पैसे है। यानी देखा जाए तो कीमतों में सबसे ज्यादा आग पेट्रोल और डीजल में लग रही है। तेल के इस खेल में बाकी तो सब खुश हैं, लेकिन जनता बेहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि संसद मार्ग पर कृषि भवन के पास उन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने सांकेतिक रूप से मोटरसाइकिलों और खाली गैस सिलेंडरों को
डस्टबिन में डाल दिया और लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाकर विरोध दर्ज किया। वहीं भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे गरीब के बजट पर असर पड़ा है। क्या वित्त मंत्री ने 1 पैसा टैक्स भी अमीरों पर बढ़ाया? पूरे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, उसकी वजह से गरीब और आम आदमी के बजट पर असर पड़ा है। और ये खासियत है नरेंद्र मोदी जी की कि उन्होंने कोविड की आपदा को अवसर में बदल दिया और गरीब और आम आदमी की जेब से पैसा निकाल लिया। और तेल की बढ़ती कीमतों पर क्या कहना है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का, वो भी आपको सुनाते हैं। पेट्रोल और डीजल ये वैश्विक बाजार तय करता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, और हमने उसको महंगाई को कम करने के लिए हर दिशा में प्रारंभ से भी हमने घटाया है और समय समय पर इसको घटाते हैं। और भारत इसके लिए भारत सरकार इसके लिए जागरूकता पूर्वक उसके दाम को घटाने के लिए कृत संकल्पित रहती है और आगे भी होता रहेगा। तो स्पेशल एडिशन में आज तेल के इस खेल को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ अजय उपाध्याय जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, विजय खेड़ा साहब भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। डॉक्टर हर्ष शर्मा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हर्ष शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले विजय खेड़ा जी, शुरुआत आप ही से करूंगा। सर, 2014 के चुनाव में बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया था जिसमें लिखा था, बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत उम्मीदें थी सर, ये उम्मीदें टूटी नहीं है बल्कि चकनाचूर हो गई हैं। कैसे संभालेंगे आप? सच बात तो ये है कि हमको डीजल, पेट्रोल या ऑयल, गैस वगैरह में आत्मनिर्भर होने के लिए कोई ऐसा हिंदुस्तान में या देश के अंदर ऐसी वजह नहीं बन सकती है या बन पाई है कि हम आत्मनिर्भर हो पाते इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ ये स्रोत नहीं है। लेकिन हमने आत्मनिर्भर होने के लिए जो दूसरी चीजें थी उन पर ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने भी अभी बताया था कि पिछले इतने वर्षों में सरकारों को दोष तो नहीं देते, लेकिन जो भी हुआ 60-70 सालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए ऑल्टरनेटिव सोर्स, दूसरी एनर्जी जो पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट हो सकती थी, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैसे एथेनॉल को हम शामिल करते अगर, तो हमारा निर्भरता इंपोर्ट करने पर। विजय खेड़ा जी, क्या आप अगर मगर की कंडीशन में इस वक्त खुद को पाते हैं सर? पिछली सरकारों को तो कह दिया सर जो कहना था ना आपने, उसके बाद ही तो आपका चयन हुआ सर। जिम्मेदारी आपकी है इस वक्त। अब कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे, ये मैकेनिज्म आप समझाएंगे, ना कि तर्क देंगे कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ये काम नहीं चलेगा सर। अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस बात का जवाब भी इसी बात पे निर्भर करता है। वो अल्टरनेटिव सोर्स अब ये सरकार ढूंढ रही है। अभी आपको पता है एथेनॉल पर हमने अभी करीब 5-6% तक पहुंच गए हैं हम इस्तेमाल करने में। हालांकि हमको 40% तक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ध्यान नहीं दिया गया, हमने 7.5 लाख करोड़ से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया है। विजय खेड़ा साहब, मत समझाइए सर, ये बिल्कुल मत समझाइए सर। आम व्यूअर ये बिल्कुल नहीं समझना चाहता आपने क्या किया सर। वो रिजल्ट देख रहा है सर। 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत, ये ट्रॉफी आप ही को मिली है सर। ये किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ, ये तमगा आप ही को मिला है। बड़ा रेट है सर, 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल। हाँ, मैं आपकी बात को मानता हूँ कि 100 रुपया लीटर महंगा है, लेकिन हम उसके कारण और समाधान पर भी जाना ही होगा। कारण ये एक दिन में नहीं बना, जाने वाली, आप कहेंगे आप पुरानी सरकार की क्यों बात कर। विजय खेड़ा साहब, एक बात सुन लीजिए सर। शाहनवाज हुसैन ने 25 जुलाई 2012 को कहा था कि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो सरकार एक्साइज ड्यूटी पर मुनाफा कमाती है। तो आप मुनाफा कमा रहे हैं क्या? क्योंकि पहले तो यही समझाया गया था हमको आपकी तरफ से। अगर आप मुझे कोई भी एक विषय पे अगर पूरा सेंटेंस बोलने देंगे तो मेहरबानी होगी। सर प्लीज ट्रैक पे रहिएगा, लेकिन सर गुमराह मत करिए। मैं उसी में रहूंगा, लेकिन हमें वो बात तो बोलने दीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ।
अभी आपने फिर से हमको उठा दिया कि मुनाफा कमा रही है। अभी नहीं, आप ही के नेता ने कहा था सर, 2012 में जब पेट्रोल बढ़े थे तो आप ही के नेता ने कहा था, शाहनवाज हुसैन की कोर्ट टू कोर्ट स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूं जो उन्होंने कहा। आप अपने किसी प्रश्न का उत्तर देने देंगे मुझे, आप ही देंगे तो आप दे लीजिए। नहीं सर, तो आप ट्रैक पे रहिएगा सर, रिक्वेस्ट यही है। ट्रैक से बाहर कौन जा रहा है भाई? आप एक प्लीज करते उसका उत्तर तो सुनते नहीं है, बीच में आप दूसरा दाग देते। बोलिए सर, बोलिए। कोई किसी का तो जवाब दे। अभी आपने ही बोला था कि प्रदेश सरकारें 36-37% वैट लगा रही हैं, तो खाली केंद्रीय सरकार को इस पर जिम्मेदार ठहराना तो उचित नहीं है। ठीक बात। अगर वैट 37% राजस्थान सरकार ले रही है, महाराष्ट्र सरकार 36% ले रही है, दिल्ली सरकार 31% ले रही है, तो ये 30% पर लीटर, यानी 100 रुपए मध्य प्रदेश में जोड़िए ना सर, फिर मध्य प्रदेश में जोड़िए। अब आप बोलेंगे बीच में टोकता हूं सर, मध्य प्रदेश में जोड़ दीजिए, 33% वैट है। पूछिए ना, आप पूछिए, आप पूछिए। नहीं सर, आपने सर स्टेट्स का बताया, आपने राजस्थान का जिक्र किया, आप दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, तो आप मध्य प्रदेश का भी जिक्र करिए। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में ही पहुंचा है सर 100 रुपए पेट्रोल। ये मध्य प्रदेश का भी डेटा बताइए कि वहां हम 33% वैट लेते हैं, ये भी बताइए सर, तब तो बात ठीक है। मध्य प्रदेश में भी वही वैट ले रहे हैं जो वैट पहले से चल रहा था। हर जगह एडिशनल टैक्सेस लगाया है राजस्थान ने, और महाराष्ट्र सरकार ने 10% लगाया एडिशनल टैक्स। सवाल ये है कि ये अगर कम करना है तो स्टेट सरकार को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। केंद्र की तो आपको पता ही है, अभी इतनी सारी हम लोगों ने योजनाएं चलाई केंद्र सरकार ने। कोविड में स्टेट गवर्नमेंट ने तो कहीं कम मदद की नहीं, हमने ही सारा पैसा उनके पास भेजा, सब लोगों को रिसर्च करा, फिर कोविड की वैक्सीन लेके आए। इतने बुरे दौर से हम गुजरे हैं पिछले साल में, उस साल को हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारों का भी योगदान। कोविड में आपने एक्स्ट्रा सेस भी लगाया था सर जी, कोविड के दौरान अगर हालात को आपने संभाला तो उसमें एक्स्ट्रा सेस भी लगाया पेट्रोल की कीमतों में सर। वो तो बहुत ना के बराबर है, वो तो जो आप बता रहे हैं, आप सेस लगाया है तो ना के बराबर है, लेकिन मेन चीज जो है बैरल के ऊपर रेट तय करने का, इंपोर्टेड रेट के बैरल के ऊपर मनमोहन सिंह सरकार ही तय करके गई थी। ठीक है, अजय उपाध्याय कांग्रेस से मेरे साथ हैं। ठीक है, पॉलिसी से नहीं हट पाए हैं। ठीक है, ठीक है सर, मनमोहन जी के जाने के बाद सारे देश को तो बदलने का दावा आप करते हैं, ये चीज क्यों नहीं बदल रही है, ये भी एक बड़ी बात है। इसमें पूछूंगा मैं आपसे। अजय उपाध्याय कांग्रेस से मेरे साथ है। अजय जी, राजस्थान में 36% वैट लगाते हैं और एक बड़ा हिस्सा इस वैट के जरिए जाता है। सर, आप अपने स्टेट में तेल के दाम कम कर दीजिए, वहां वैट कम कर दीजिए, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? घनश्याम जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। राज्यों पर बड़े आजकल दृष्टिकोण है। राज्यों में तो मैं सिर्फ कांग्रेस की नहीं, भाजपा के राज्यों के भी हालात के बारे में चर्चा करूंगा कि किस तरह उनके हालात खराब है, उनके पास क्या हालत है, सब जानता है। उनके हालात में समझ लूंगा, उनसे उनके हालात में उनसे समझ लूंगा। आप अपनी बात कहिए सर। घनश्याम जी, बावजूद राजस्थान ने 2 बार अपने वैट को कम किया है, पूरा देश जानता है, आप रिपोर्ट देख लीजिए कुछ ही दिन पहले, लेकिन एक्साइज ड्यूटी क्योंकि बढ़ा दी गई तो फिर वहीं पे जाकर के मामला बन गया। अब मैं जल्दी से जो हमारे आप राजस्थान में 1.5 रुपए रोड डेवलपमेंट चार्ज भी करते हैं सर, ये भी बता दीजिएगा साथ साथ। 1.5 रुपए का रोड डेवलपमेंट सेस प्रति लीटर, ये भी बताइएगा जो एक्स्ट्रा काबिलियत है आपकी वहां पे। घनश्याम जी, 2 बात, थोड़ा समय तो देंगे मुझे बात करने के लिए। कहिए सर। जहां तक प्रश्न की बात है, आपका प्रश्न एकदम जायज है कि राज्य सरकारों को भी टैक्स जो वैट के तौर पे ले रही हो जरूर कम करना चाहिए, लेकिन क्या राज्य सरकार ने पिछले 6 साल में 8 गुना अपना क्या टैक्स बढ़ाया है वैट, जो केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है? क्या 32 रुपए पर 33 रुपए बेस प्राइस, 32 रुपए का पेट्रोल और उस पर लगभग 33 रुपए का एक्साइज ड्यूटी 100% क्या कोई राज्य सरकार ले रही है? 34 रुपए बेस प्राइस जिस पेट्रोल का आज पड़ रहा है, उससे क्या लगभग सेम उतना ही 100% का कोई राज्य सरकार क्या कुछ उस पर वेट ले रही है? नहीं ले रही है, पहली बात। दूसरी बात, राज्य सरकारों के लिमिट हैं, जीएसटी का उनको पैसा आप दे नहीं रहे हैं, उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, वो बाकी टैक्स कलेक्ट कर नहीं सकते, आप उन पर तो दोषारोपण कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार जो लगातार ये कहानी बना रही है और पिछले 6 साल में जिस तरह लूट मचाई है 21.5 लाख करोड़ रुपए का, उसका हिसाब कौन देगा? आम जनता के पॉकेट से जो आपके कार्यकाल में जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तब आप क्या कहते थे सर, वो भी बताइए मुझको। नहीं तो मैं बताऊंगा आप क्या कहते थे। ये भाजपा के लोग चोरियां भेजते थे। भाजपा की जो मंत्री हैं अभी आजकल क्या पता कहाँ छुपी हुई है, उनको ये बात करनी चाहिए। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि आइए और सड़कों पर आके जरा बात कीजिए। जहां तक बात हमारे साथी प्रवक्ता ने घनश्याम जी
2 सेकंड दे दीजिए, उन्होंने बहुत सारे हम पर प्रश्न कर दिए। पहली बात उन्होंने कहा कि पिछली सरकार है, पिछली सरकार तो है 23-23.5% जो है उसके सरकार में उत्पादन घरेलू तेल का हम लोग करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। आपकी सरकार में 15.5% आ गया, लगभग 8% की कमी आई है। सरकार भी झूठ बोल रही है, प्रधानमंत्री भी झूठ बोल रहे हैं और प्रवक्ता भी झूठ बोल रहे हैं। जहां तक एक्सप्लोरेशन का जो बजट है 11,500 करोड़ रुपए से लगभग 4,500 करोड़ रुपए आपने कर दिया। आपने कम क्यों कर दिया? यदि आप निर्भर भारत बनाना चाहते हैं और देश के अंदर एक्सप्लोरेशन चाहते हैं तो ओएनजीसी के बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा। उसके भी बजट को आपने क्यों कम कर दिया? एक 32,501 करोड़ से आपने 29,800 करोड़ रुपए हो गई सर बात। आखिर ऐसा क्यों किया? ठीक है, दूसरी ठीक है। बात, ओएनजीसी सर अभी और समय है, आप लगाइएगा, आरोप लगाइएगा, आरोपों के जवाब भी दीजिएगा सर, और समय भी है, मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ डॉक्टर प्रदीप शर्मा भी हैं। डॉक्टर प्रदीप, असल में आप ये समझाइए तेल के खेल को, वो भी न्यायपालिका के अंदाज में। सर क्या याचिकाएं दाखिल की गई, उन याचिकाओं का हश्र क्या हुआ, और प्रेजेंट सिनेरियो जो समझ में आता है तेल को लेके, वो आपका क्या है? घनश्याम जी, तेल में जो भी दाम की वृद्धि होती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आदमी के ऊपर आता है। आप ये समझिए कि अगर यहाँ से जो भी सब्जी, फल वगैरह या दवाइयां लेकर कोई भी ट्रक अगर यहाँ से अगर हिमाचल भी जाएगा तो उसको उस डीजल से ही रन होता है, और ट्रक से हमारी लाइफलाइन माने जाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर डीजल और पेट्रोल में रेट बढ़ेंगे तो इम्पैक्ट सीधा का सीधा आम आदमी पे आएगा। अब आपने अभी 2020 के अंदर हमने इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL लगाई थी, सुशील महाजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के नाम से। उसमें जिस दिन हमने याचिका लगाई, हमने एक्चुअली देखा कि उसमें जो नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए थे और जो स्टेट गवर्नमेंट ने, GNCTD ने उसके नोटिफिकेशन दिए थे जो पेट्रोल राइस के अंदर, उसमें जो नोटिफिकेशन थे हमने ये पाया कि वो नोटिफिकेशन ही कॉन्ट्रेरी टू लॉ थे, मतलब लॉ के विपरीत थे। उसमें क्या था कि यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था एक 6/7/2019 को, और उसके बाद एक 5/5/2020 को नोटिफिकेशन लगाए थे, और उसमें अंडर सेक्शन 112 फाइनेंस एक्ट जो 2018 का था और सेक्शन 5 सेंट्रल एक्साइज टैक्स था 1962 का, जो सेक्शन 112 है ये बेसिकली एग्जम्पशंस के लिए बोलता है। एग्जम्पशन के लिए मतलब कमी करना, और बेसिकली उसका पर्पस ये था कि वो जो ये था अपना जितने टैक्स होते हैं वो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस होता है, ठीक है, उसको आप माइनर रखते हुए, और अगर आप उसके बाद पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाएं तो हमने इस पॉइंट को चैलेंज किया। इसके साथ ही साथ सेक्शन 5 था सेंट्रल एक्साइज एक्ट, वो मैंडेटरी क्या करता है, वो भी ग्रांट करता है एग्जम्पशंस को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर नहीं देता है कि वो टैक्सेस को एनहांस करे। उसके बाद उसी दिन जब ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में आई, दिल्ली सरकार को भी हमने पार्टी बनाया था, दिल्ली सरकार ने उसी दिन फिर 8.36 रुपए रेट कम कर दिया था डीजल का। उन्होंने जब कोर्ट ने फिर हमसे बोला कि क्योंकि आप अब ये स्टेटमेंट आ गई है कि भाई यहाँ पर इसको स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में एक्शन लेना चाहती है, तो उसी दिन हमने फिर उस याचिका को विड्रॉ किया क्योंकि हमें एश्योरेंस मिल गया था। ठीक है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है, अभी डॉक्टर खेड़ा ने बताया कि कोविड के टाइम से ही इकोनॉमी को सुधारने के लिए ये टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा क्योंकि उसमें जो याचिका थी उसके अंदर मैं ही एडवोकेट था उसके अंदर, और उसमें हमने डॉक्यूमेंट लगाया था कि वर्ल्ड बैंक से कोविड को डील करने के लिए 1 बिलियन का हमें लोन मिला था, वो सिर्फ कोविड एंड कोविड के लिए लिया था। तो ये कहना कि भाई कोविड की सिचुएशन को डील करने के लिए और हम ये सेस बढ़ा रहे हैं, ये अनुचित है। ठीक है, हर्ष जी आपको जोड़ना चाहेंगे सर इस PIL को लेकर, असल में जो डाली गई थी उसकी डिटेल्स कुछ बताएं आप। इस PIL के साथ साथ मैं आपको एक फैक्ट और अभी जो प्लीज मेरे पैनलिस्ट हैं उन्होंने गलत बताया, मैं वो ठीक कर देता हूँ। शायद हम में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर हमारे राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करते ही आपको सबसे पहली चीज क्या नजर आएगी, शायद कोई बता नहीं पाएगा, मैं बताता हूँ क्या नजर आएगी। ऑयल वेल नजर आएंगे जो अमेरिका ने स्टैब्लिश करे हुए हैं। हिंदुस्तान के बाड़मेर से शुरू होकर बेल्ट ईरान तक जाती है जहां पर ऑयल अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि ये इसका एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ।
राजस्थान स्टेट मिनरल कॉर्पोरेशन एक एजेंसी है, इसी तरह से 2 एजेंसीज और हैं, उन्होंने वहां एरिया स्पॉट करे हुए हैं जहां पर ऑयल अवेलेबल है और ऑयल एक्सप्लोरेशन हो सकता है। मेरे को जहां तक याद आता है, क्रेन एक कंपनी और है जिसने खुद भी एक्सप्लोरेशन के लिए वहां पर जगह ले रखी है। और एक टाइम पर बाड़मेर में वर्चुअली प्रॉपर्टी में आग लग गई थी, क्योंकि ये सोचा जा रहा था कि शायद गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगी। पर अब ये कहना कि जी किसी ने कुछ नहीं करा, 6 सालों में तो किसी और ने भी कुछ नहीं करा, ये एक फैक्टर हो गया। पाकिस्तान में जो भी, वो खुद भी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, हालांकि ऑयल बनाता भी हुआ है, उसका प्रोडक्शन भी है, हमसे रेट अप्रोक्सीमेटली 40% कम है। बहुत कम है सर। मैं अगर आपको 51 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में मिलता है, जो डेटा मेरे पास है। हाँ, हम 115वें नंबर पर हैं और पहले नंबर पे वेनेजुएला है, जिसके अंदर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ₹1.41 इंडियन करेंसी के हिसाब से पर लीटर पेट्रोल मिलता है। थोड़ा सा सोचिए कि अगर हमारी कंट्री के अंदर, राजस्थान में अवेलेबल है हमारे पास क्रूड ऑयल, इंडिया के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी अवेलेबल है, जिसमें खाली इंडिया के लिए नहीं बाकी कंट्रीज के लिए ऑयल रिफाइन होता है। नेपाल से लेटेस्ट न्यूज ये है कि नेपाल से ऑयल इंपोर्ट हो रहा है स्मगलिंग के द्वारा इंडिया में। सोच के देखिए, इंडिया से ऑयल नेपाल जाता है और अब नेपाल से इंडिया ऑयल स्मगल हो रहा है सिर्फ टैक्सेस के कारण। ठीक है, 32 रुपए टैक्स लगाना किसी भी रैशनल से इक्वेट नहीं किया जा सकता। आप हर आदमी समझता है कि कोविड के कारण आपके जो बाकी के रिसोर्सेज थे टैक्स के लिए, इवन इनकम टैक्स में इस साल ड्रॉप आएगा, वो समझा जा सकता है। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक चेन रिएक्शन है, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाना। ठीक है, तो कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे रेज किए जा रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे साथ पूर्व IAS मधुकर जी भी जुड़ेंगे। चर्चा को ब्रेक के उस पर आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारी और आपकी मुलाकात का जरिया है स्पेशल एडिशन, और आज इसमें हम बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की, जिसके दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं और रोज बढ़ रहे हैं। आखिर बढ़ते हुए दामों की वजह क्या है और कैसे इन दामों को कम किया जा सकता है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए और पूर्व IAS मधुकर जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। शुरुआत एक बार फिर से विजय खेड़ा जी आप ही से करना चाहूंगा। विजय खेड़ा जी, यूपीए के टाइम पे प्रकाश जावड़ेकर साहब की एक स्टेटमेंट थी, हालांकि कई स्टेटमेंट आज मुझे याद आ रही है जो आपको बताना जरूरी है। जावड़ेकर साहब ने कहा था कि देखिए, दिल्ली में 34 रुपए और मुंबई में 36 रुपए लीटर तेल मिल सकता है। सर, इसी देश के लिए कहा था या कहीं और के लिए कहा था? या अगर ऐसा इसी देश के लिए कहा तो सर फॉर्मूला निकालिए सर, कब के लिए छुपा के रखा है? देश परेशान है सर। एक हमने आपसे बताया था कि एक पॉलिसी जो तय हो गई थी कि ऑयल कंपनी प्राइस तय करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से स्वतंत्र हैं। ये एक पॉलिसी बना दी गई थी। वो पॉलिसी अभी तक नहीं बदली गई, भले वो पूर्ववर्ती सरकार ने बनाई है, लेकिन वो पॉलिसी अभी है। सरकार का उसमें दखल काफी कम है, पूरा दखल नहीं सरकार का उसमें हो सकता है। ये बात तो निश्चित तौर पर है। हमें सिर्फ एक ही तरीका है कि हम ऑल्टरनेटिव सोर्स निकालें उसके ऊपर। इसीलिए हर शहर में गैस के इंतजाम किए जा रहे हैं, गैस लाइनें पाइप डाली जा रही हैं, तकरीब 50-60 शहरों में तो डली चुकी हैं और डल रही है। इसीलिए हम लोगों ने इथेनॉल पर जोर दिया है। इथेनॉल के पेट्रोल मिला के हवाई जहाज तक उड़ा के देहरादून ले गए नई रिसर्च के लिए। 7.5 लाख करोड़ से अधिक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार लगाया है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें। और जहां तक महंगाई का सवाल है, महंगाई अगर कोरोना पीरियड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो 5 साल की हमारी सरकार में महंगाई आधी दर पर रही है, जो पिछली 2 सरकारों में नरसिम्हा राव के टाइम में। अब भी पूर्ववर्ती सरकारों को कोस के आप फायदा करना चाहते हैं सर, इससे तो निकलना होगा। आंकड़ा दे रहे हैं, इसमें पूर्ववर्ती क्या होती? पूर्ववर्ती और मैं दूसरा आंकड़ा फिर सर, एक आंकड़ा मेरे पास भी है, एक आंकड़ा मेरे पास भी है, वो भी सुन लीजिए खेड़ा साहब। फिर एक आंकड़ा मेरे पास भी, वो सुन लीजिए सर। यूपीए में 1/4/2014 में यूपीए के टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कच्चे तेल की कीमत थी $104 प्रति बैरल। गौर से सुनिएगा सर। और तेल हमको मिलता था ₹72.26 में। और आपके टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 62.64 है डॉलर प्रति बैरल। और सर तेल हमको 100 रुपए में मिल रहा है। सर लोग क्यों नहीं पूछेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब तेल की कीमतें कम थी तो भी हमें ज्यादा दाम पे क्यों देना पड़ रहा है, और जब ज्यादा थी तब हमें कम तेल मिल रहा था? यूपीए से कंपैरिजन ही कर रहे हैं ना सर, तो इस कंपैरिजन का अर्थ समझाइए मुझको। आप इसके साथ साथ थोड़ा सा एक और आंकड़ा अगर क्लियर कर देते तो बड़ा अच्छा होता कि उस समय महंगाई 10.2% थी।
और अब महंगाई पिछले 5 साल में 4.6% रही तो है। आपने सरकार में आने से पहले ये कहा था सर कि अगर महंगाई यहां तक पहुंच जाएगी तो हम आपको पेट्रोल 100 रुपए में देंगे, आपने ऐसा कहा था हमसे सर? महंगाई जब आधा हो रहेगी पहली आप तो सरकार सब से, कुछ बदलने वाले हैं ना सर, आप पार्टी विद द डिफरेंस है, आपसे तो हम अलग उम्मीद करते हैं। सारी सरकारें मान लेते हैं पिछली निकम्मी थी, लेकिन आप तो अलग है ना सर, आप तो टॉपर स्टूडेंट है, आप एवरेज स्टूडेंट थोड़ी हैं। हमने उसको निकम्मी नहीं बोला है, खाली हमने ये बोला है नहीं करते थे ना, वो काम नहीं करते थे। तो सर मुझे ये बता दीजिए, एक एवरेज स्टूडेंट में एक टॉपर स्टूडेंट में फर्क होगा कि नहीं होगा? आप तो टॉप करने वाले हैं सर, सारे प्रदेश में चाहते हैं आपकी सरकार बन जाए, कांग्रेस देश मुक्त हो जाए, उसके बावजूद पूरा देश आपके साथ खड़ा है, एक विश्वास के साथ खड़ा है सर। ये विश्वास डैमेज हो रहा है पेट्रोल के बहाने। अब बोलूं सर? बोलिए सर प्लीज। मैं ये कह रहा था कि इस महंगाई से और दूसरे चीजों के प्रोडक्ट के प्राइसेस में हमें हमेशा आपस में तालमेल रहेगा। अगर महंगाई कम रखते हैं और पेट्रोल की कीमत महंगी होती है तो उसका असर जनमानस की खरीद पर काफी कम पड़ेगा। इसलिए हम वो मुकाबला कर रहे थे। मुकाबला हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और आने वाली सरकारों में होता ही रहेगा। उसी से अंदाजा होता है कहाँ क्या हो रहा है। तभी मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि हमारा उस समय जीडीपी रेट उनसे 1.5 गुना चला है। 5.1% उनका चला, 7.3 मोदी सरकार का चला। 1.5 गुना जीडीपी चला है और हाफ रेट पर महंगाई चली है। उन स्थितियों में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। हालांकि इस पर भी काबू करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हमने 2-3 प्रयास आपको बताए थे। हमारे प्रयास ऐसे हैं सरकार के कि जो दीर्घगामी होंगे। 2025 और 30 तक वो हालत होगी कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर पर हो जाए। तो सरकार चाहे किसी की भी रहे, मोदी जी की रहे या कोई और रहे, पर हम सर असल में आपके वादों पे विश्वास नहीं हो रहा है आजकल सर, क्योंकि किसानों की आय दोगुना करने की बात करते थे, वो भी परेशान है सर। आप बात करते थे गैस सिलेंडर के हम फ्री में बांट रहे हैं, उसके तो कितने रेट बढ़ गए आप खुद जानते हैं। अब नया वादा आप कर रहे हैं, इस पे भी यकीन कर लें। ठीक है, नहीं कम से कम अगर नेता कहे तो कहें कम से कम, तो तुम यही बोलना चाहिए किसान परेशान है। किसान तो परेशान सर जो तस्वीर दिखेगी वही बोला जाएगा सर, जो तस्वीर दिखेगी वो बोला जाएगा। लौट जाते ना अपने घर को अगर उनको यकीन होता। बहरहाल मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये नहीं है खेड़ा साहब, इस पे मैं चर्चा नहीं भी कर रहा हूं, तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे कहने के लिए कह दिया। लेकिन अजय उपाध्याय मेरे साथ हैं कांग्रेस से। अजय जी, असल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग को इस तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने, गौर से सुनिएगा, अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। सर ध्यान कहां था आपका? ये प्रश्न तो अपने आप में बड़ा भ्रामक है। अब पिछली सरकार, हमारी सरकार जब थी तो तेल का जो आयात इंटरनल जो हम करते थे, यहाँ जो निर्भरता जो हमारी थी, घरेलू कच्चे तेल का उत्पाद जो हम करते थे, 23.5% हमारे समय में थी। इनके समय में 15.5%, 8% की गिरावट आई है। और बात कुछ करते हैं तो कसनी और करनी में झूठ बोलना लगातार प्रधानमंत्री। एक्साइज ड्यूटी पे आपने भी मुनाफा खूब कमाया था सर, एक्साइज ड्यूटी पे मुनाफा आपने खूब कमाया। अब कोसना छोड़ दीजिए इस बात को लेकर। एकदम आप अब थोड़ा सा सुनेंगे। हमने जरूर मुनाफा कमाया था, लेकिन हम 820% एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर नहीं, डीजल पर नहीं लगाए थे। और 258% डीजल पर हमारा एक्साइज ड्यूटी नहीं था। हम 9 गुना, लगभग 8.5 गुना नहीं बढ़ाए थे एक्साइज ड्यूटी। ये अपने आप में देश के आम लोगों के जेब को लूटने और डांका डालने के बराबर है। जहां तक बात अभी विजय खेरा जी कह रहे हैं कि महंगाई से पेट्रोल का नाता नहीं है, एक सामान्य आदमी भी बात समझता है कि महंगाई बढ़ेगी तो सारी चीजें पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो सारी चीजें बढ़ जाएगी। डीजल का दाम बढ़ेगा तो किसानों से लेके हमारे आपके जैसे सामान्य लोगों पर भी उसका असर पड़ेगा। फिर भी कैसा दलील दे रहे हैं। डीरेगुलाइजेशन की भी बात की थी इन्होंने 2002 अप्रैल में, याद कीजिएगा, वाजपेयी की सरकार ने इनको शुरू किया था। हमारी सरकार 2010 में जरूर इसको ओपन की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेट प्राइस भी हमने डाला था। अब हमारे सरकार में जब डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो इतना एक्साइज ड्यूटी हम नहीं बढ़ाते थे। आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके लोगों को के जेब पे डाका डाल रहे हैं और बहाने बना रहे हैं। ये तो नाचे ना आवे आंगन टेढ़ा। पिछली सरकार सर आपको नाचना आता तो आप सरकार में होते सर, ये आंगन टेढ़ा नहीं होता आपके लिए भी। बहरहाल अलग मुद्दा हो जाएगा, आप रहिए मेरे साथ। मधुकर जी भी हमारे साथ है। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। 1 साल में कोरोना का मामला बता रहे थे अभी, जल्दी से 20-21 का कितना इन्होंने कलेक्शन किया है? 3.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ पेट्रोल और डीजल से। ये देश के लोगों के साथ किस तरह का अत्याचार कर रहे हैं? ये तो भाजपा का नाम बदल सर, देश तो अत्याचार भुगत के आदी हो गया सर। आपके कार्यकाल में भी रेट बहुत कम नहीं थे सर।
40 रुपए में आपने भी हमको तेल नहीं दिया है, ये बात सुन लीजिए। 40 पर नहीं दिया है, लेकिन 57 पर डीजल दिया है हमने। ठीक है। और उस समय जब दाम था $108 प्रति डॉलर, आप ही ने बताया, अब हम 57 रुपए पर दे रहे थे, और आज जो है 41% नीचे आया है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, और 26% पेट्रोल पर ये ज्यादा दे रहे हैं, और डीजल पर तो 40% ज्यादा। ठीक है सर, हो गई सर, पॉलिटिकल स्कोरिंग हो गई सर, हो गई। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास, लौटता हूं सर। मधुकर जी भी हमारे साथ हैं, मधुकर जी को फ्रेम में लाइए। मधुकर जी, जीएसटी में क्या, जीएसटी के दायरे में अब पेट्रोल को लाने की स्थिति आ गई है? अब इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्या ये कर देना चाहिए? देखिए, इसमें थोड़ा सा विश्लेषण करने की आवश्यकता है। मैं सबसे पहले जो पेट्रोलियम कंपनीज का मुनाफा है उसकी तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। पब्लिक सेक्टर में जो कंपनीज होती हैं, मोटा मोटी ये एज्यूम किया जाता है कि वो प्रॉफिट में रहेंगी, पर अनाप शनाप प्रॉफिट में नहीं रहेंगी। तो पेट्रोलियम कंपनीज काफ़ी प्रॉफिट में हैं, वो इतना ज़्यादा मुनाफा क्यों कमा रही हैं? तो जाहिर है कि जिस रेट पे वो तेल मार्केट को दे रही हैं उस रेट को नीचे लाना चाहिए। उसके बाद बात आती है एक्साइज की और वैट की। तो एक तर्क ये भी है कि वैट ज़्यादा है या एक्साइज ज़्यादा है, देश को, सरकार को टैक्सेस की, रेवेन्यू की आवश्यकता है। पर जैसे ही हम ये टैक्सेस बढ़ाते हैं, एक्साइज बढ़ाते हैं या वैट बढ़ाते हैं, जीएसटी व्हाटएवर, अब जैसे ही बढ़ाते हैं उसका असर सारे उत्पादों पे होता है। तो इनडायरेक्टली ये सबको इम्पैक्ट करता है, विशेष तौर पे जो गरीब आदमी है या मिडिल क्लास है उसको इम्पैक्ट करता है। डीजल पंप्स हैं, वो सब हैं, किसान को इम्पैक्ट करता है। तो ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इनके दाम अगर कम करते हैं, देखिए एक बड़ा मुद्दा हमारे देश में जिसकी चर्चा नहीं होती वो ये है कि जो सिस्टम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मास सिस्टम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि मेट्रो रेल है या बस सिस्टम्स हैं, लोकल बसेस हैं, छोटी दूरी की बसेस हैं, वो व्यवस्था को बहुत सुचारू बनाने की आवश्यकता है। उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना देना चाहिए था। अगर मेरे पास अच्छी बस सर्विस है, उसमें पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, फ्रीक्वेंसी अगर मेंटेन्ड है, तो मैं अपनी गाड़ी से क्यों ट्रैवल करूँगा? तो आप उदाहरण है हमारे सामने, सिंगापुर, हांगकांग, इन्होंने जानबूझ के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट जो है हाई रखे हुए हैं, क्योंकि वो डिस्करेज करना चाहते हैं लोगों को अपनी निजी कार से ट्रैवल करने के लिए। तो हमारे देश में अब ये तय करना पड़ेगा सरकारों को कि साथ साथ कितनी गाड़ियाँ चाहिए, कितने वाहन चाहिए, उसके साथ साथ पॉल्यूशन लेवल्स जो हैं वो बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अगर हम दाम और कम करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, तो गाड़ियाँ बढ़ जाती हैं, पॉल्यूशन लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ जो मेट्रो रेल है, जैसे अब मेट्रो एक सल्यूशन है और वो मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, परंतु अगर आप मेट्रो को ज़मीन के ऊपर बनाएंगे तो वो शहर के किरदार को इट अफेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ द सिटी। तो जल्दी में, क्योंकि सरकारों को अपनी एफिशिएंसी दिखानी है, तो 5 साल से कम में मेट्रो रेल नीचे नहीं बन सकती है। मेट्रो का मतलब है सबवे। तो अब जाहिर है कि वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लंबे लॉन्ग टर्म है, 10-20 साल के प्रोजेक्ट हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो आवश्यक है। मेरा अनुमान ये है कि वी हैव टू बैलेंस। तो अगर ज़्यादा सस्ता कर देंगे पेट्रोल डीजल तो गाड़ियों की नफरी बढ़ जाएगी और पोल्यूशन लेवल्स भी बढ़ जाएंगे। तो ये दोहरी मार पड़ती है। लेकिन सर, आप क्या मानते हैं कि बढ़े हुए दामों की वजह से क्या ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा है? लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, आप ये समझा रहे हैं? देखिए, अगर हम नीचे लाएंगे तो जिस आदमी को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से चलना है वो अपने निजी वाहन से चलेगा, ही कैन अफोर्ड इट। हम एक तरफ जो सर, लेकिन बढ़े हुए पेट्रोल के दामों के साथ पोल्यूशन हम देखते हैं सर, जो हम इंडेक्स देखते हैं वो पोल्यूशन कम नहीं हुआ है, पोल्यूशन उतना ही है सर अभी भी। आज का आंकड़ा है, मान लीजिए 20 रुपए लीटर पेट्रोल या डीजल का दाम कम हो जाता है, तो आपको नहीं लगता कि वो बड़ा इंसेंटिव होगा लोगों को अपने वाहन यूज करने के लिए? जहां वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं वो निजी वाहन यूज करेंगे। बहुत सारे देशों में एक आदमी एक गाड़ी में नहीं चल सकता है, 3 या 4 जब गाड़ी में जब तक नहीं होते हैं वो गाड़ी में नहीं जा सकते हैं। तो ये विकल्प जो है, जो मास ट्रांसपोर्टेशन है, वो बहुत बड़ा विकल्प है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि इतने मुनाफे की आवश्यकता नहीं है पेट्रोलियम कंपनीज को, उनको वाजिब मुनाफा लेना चाहिए।
पेट्रोल के दामों में उनको दामों को कम करने की गुंजाइश है। ठीक है सर। डॉक्टर प्रदीप शर्मा भी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, कानून की नजर से, न्यायपालिका के लिहाज से क्या संविधान में किसी तरह की कोई व्याख्या की गई है बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, और कब कब किस तरीके से असल में इसे अप्रोच किया जा सकता है, कितना आगे हम बढ़ के देख सकते हैं चीजें? घनश्याम जी, अभी आपने बोला कि न्यायपालिका के इसमें क्या है। न्यायपालिका के चीफ ने, जस्टिस बोबडे ने, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल का फाउंडेशन डे था जनवरी 2020 में। जी। वहां पर जाकर उन दिनों में भी काफी महंगाई बढ़ी थी, और उसके बारे में, जब उस टाइम पे भी पेट्रोल के रेट्स और डीजल के रेट्स के बारे में बहुत चर्चा हुआ था। उसी टाइम में उन्होंने एक बोला था कि इम्पोजिंग टू मच टैक्स रिजल्ट्स इन सोशल इनजस्टिस। मतलब कि अगर ज्यादा आप टैक्स लगाएंगे तो ये सोशल इनजस्टिस है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से। तो न्यायपालिका तो हमेशा से ही ये कहती रहती है, ये न्यायपालिका नहीं, मनुस्मृति में भी ये लिखा हुआ है कि अगर जो राजा है ज्यादा अगर टैक्स नहीं लेगा वो भी गलत है, और अगर जरूरत से और बिल्कुल छोड़ेगा तो भी गलत है। तो एक बैलेंस को मेंटेन करना होगा हमें। और हमें न्यायपालिका की जब भी हुई, शायद अगर हम PIL वगैरह नहीं लगाते, हो सकता था कि ये, अब इसको कुछ भी मानिए आप, उस दिन ही PIL लगी, उसी दिन उन्होंने स्टेटमेंट दी और नेक्स्ट डे 8 रुपए 36 पैसे डीजल के रेट्स कम हुए। तो सर वो तो ये भी हो सकता है कि पहले से तय किया गया हो, PIL का असर हो, हम ये क्यों माने सर? अगर पहले से तय किया होता तो PIL से पहले उसको रेट्स को कम करते ना। उसी दिन क्यों हुआ जिस दिन PIL बोर्ड के ऊपर आई? अगर तो न्यायपालिका का तो अपने कर्तव्य से वो कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं अपना, और उन्हीं का, न्यायपालिका का ही एक डर रहता है कि अगर, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था आपको कि कुछ सेक्शंस हैं दिल्ली में जो DVAT लगता है, हमारा DVAT का एकदम से स्लैब्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, उसके हिसाब से आप बढ़ाते हैं। लेकिन कई बार उनको, क्योंकि आम जनता को उसके बारे में पता नहीं, आप वैसे तो उसका शुरू से जहां से प्रोडक्शन होता है किसी भी सामान का, और उसके बाद जहां एंड यूज होता है, वहां तक वो DVAT लगता है उसमें, बीच बीच में भी बढ़ाते रहते। ये सरकार को भी अपना खुद भी देखना पड़ेगा, न्यायपालिका तो है ही है, सरकार को भी ये देखना पड़ेगा कि क्या आप अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए लोगों को तो नहीं पीस रहे हैं। दिल्ली के अंदर बिजली पानी सब कुछ मुफ्त कर दिया, 200 यूनिट वो कर दिया, पानी भी कुछ हद तक फ्री कर दिया जी। तो आप जो रेवेन्यू उससे आ रहा है, उसी रेवेन्यू का आपने तो ये किया कि एक साइड से ले लिया और दूसरे हाथ से दे दिया। तो अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सिंपली आई वॉश है। ठीक है, हर्ष जी आपको जोड़ना चाहेंगे, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। आप ये ध्यान रखिएगा कि आज तक हमारी कंट्री के अंदर कभी भी टैक्स रिवाइज जब होता है उसका रैशनल सामने नहीं रखा जाता। अमेंडमेंट की पावर किसी भी एक्ट में है, वैट एक्ट के अंदर भी अमेंडमेंट करी गई, एक्साइज एक्ट में भी अमेंडमेंट करी गई, पर उसका लॉजिक क्या था? हमारी कंट्री इस मामले में बहुत पीछे है, कोई लॉजिक आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। जस्ट बिकॉज मेजॉरिटी है हमने अमेंडमेंट कर दी। अमेंडमेंट करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, रीजंस हैं, जब तक वो कॉमन पब्लिक से शेयर नहीं होंगे, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे, कोई भी अमेंडमेंट, चाहे वो रेट रिवीजन की हो या एक्साइज रिवीजन की हो, एडॉप्टेबल और कंफर्टेबली लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे, इट विल बिकम अनपैलेटेबल। तो हमारे यहाँ जैसे से, अब आप एक सिंपल से लीजिए कि हर रोज 13 रुपए 13 पैसे 20 पैसे 25 पैसे टैक्स बढ़ने का क्या लॉजिक है? आप एक सिंपल, आपको लग रहा है कि बजट में आपको पैसा नहीं आ रहा, आप एक स्लैब बनाइए, उस स्लैब में लाके उसको रख दीजिए। ठीक है, एवरीडे टॉर्चर इज लिटिल समथिंग व्हिच वी शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस रोज रोज के अत्याचार से असल में कैसे बचा जाए, यही समझने की कोशिश है। सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है आपका, और आज स्पेशल एडिशन में बात हो रही है पेट्रोल और डीजल के दामों की, और इसकी बढ़ती हुई रफ्तार को कैसे थामा जाए। सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय खेड़ा साहब भारतीय जनता पार्टी से हैं। विजय खेड़ा साहब, क्या हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि पेट्रोल या डीजल को किसी बोतल में रख लिया जाए और शोकेस कर लिया जाए, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन को दिखाना होगा कि पेट्रोल इसे कहते थे हम? इस तरह का आप बिल्कुल बोल सकते हैं, आपका अधिकार है ऐसा बोलने का। पूछ रहा हूँ सर मैं, क्योंकि संभाल लिया जाए जब तक 100 रुपए में है। ऐसा अधिकार है, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सी चीजों की कीमतें बढ़ती हैं फिर डाउन आती हैं। ये आपने पहले भी पूर्व सरकारों में देखा होगा और अभी भी ऐसा ही होगा। अभी जिस तरह से हम लोग उसमें मोदी सरकार लगी हुई है उस पर काम करने में, निश्चित रूप से ये कीमतें कम होने वाली हैं। ये टेम्परेरी फेज है जो अभी आया है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम लोगों को कुछ करना पड़े या मोदी सरकार को जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बढ़ा रहे हैं, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने वाले हैं, वो
या टैक्स घटाना पड़े आखिरी सोर्स में, क्योंकि हमको गरीबों के इलाज भी करना है, हमको आर्थिक पैकेज भी देना है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम अब किसानों का पैसा जो दे रहे हैं कम नहीं कर सकते। इलाज के लिए जो 5-5 लाख रुपया दे रहे हैं हम, कैंसर वगैरह या हार्ट डिजीज के लिए 5 लाख लोगों को दे चुके हैं, ये सब हम कम नहीं कर सकते। इस कारण, क्योंकि ये सब हमको बराबर पूरे समाज को एक स्ट्रीम में लाना है, इस कारण से ये महंगे हैं, लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है और निश्चित रूप से कोई ना कोई सॉल्यूशन शीघ्र निकलेगा और ये कीमतें कम होंगी। सर, ये परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है जब चर्चा में आप जैसे विद्वानों के साथ हम चर्चा करते हैं और वो ये बताते हैं कि देखिए ये चीजें हम कर रहे हैं तो इस वजह से चीजें बढ़ रही हैं। कितना अच्छा होता है कि आप समझाते हैं कि हम ये कोशिशें कर रहे हैं जिससे दाम आने वाले दिनों में कम हो जाएंगे, यानी माने जाए सर स्थिति अभी नहीं इंप्रूव होगी, दाम ऐसे ही रहेंगे या इससे ज्यादा भी जाएंगे। नहीं, एस्ट्रोलॉजिस्ट की तरह तो नहीं बता सकते, लेकिन हम काम कर रहे हैं, हमें भरोसा है कि निश्चित रूप से काम। सर, एस्ट्रोलॉजी के तहत आप ये तो बता देते हैं कि पूरे देश में आप ही की सरकार आएगी, बंगाल में आप ही की सरकार बनने जा रही है, फलाव आप ही की सरकार बनेगी, तो सर इसे बताने में क्या दिक्कत है? देखिए आप मुस्कुरा गए, यानी मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं आप। नहीं, हंस नहीं रहा, अच्छी बात करी आपने। मैं कह रहा था कि पर ये तो सब खुद मीडिया वगैरह रिसर्च करके बताते हैं, हम लोग तो अपना अलग आकलन करते हैं, और वास्तव में तो जो मीडिया है पूरे हिंदुस्तान पे वही सर्वे करते हैं और वही बताते हैं सब। लेकिन इस समय जो समस्या है पेट्रोल और डीजल की, उसके ऊपर निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर खर्चा बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि टैक्सेस कम हो जाए, लेकिन आमदनी तो वही है। इस बात को सोचना होगा कि बहुत गरीबतम लोग जो लोग हैं उनकी भलाई का भी हमें ध्यान रखना होगा। हम इलाज से पीछे नहीं हट सकते। पहले एक हार्ट का बॉल बदलने के लिए एक गरीब आदमी को प्राइम मिनिस्टर निधि से 15,000 रुपया पाने के लिए 1 साल धक्के खाने पड़ते थे, 2 साल। आज बिल्कुल खुला हो गया, 5 लाख रुपया एकदम मिलता है और लोग ठीक हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा, किसान को भी पैकेज दिया हम लोगों ने आज तक, जो कभी नहीं दिया गया। 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिया, तो गरीबों की तरफ खर्चा तो कर ही रहे ना हम। इस बात से सर, कभी लोगों के बीच में निकल के फीडबैक लेते हैं सर? आप ईमानदारी से बताइएगा। अवश्य अवश्य। तो सर फीडबैक क्या मिलता है सर, कि हम बल्ब ले पा रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, इस तरह का फीडबैक मिलता है क्या? नहीं, सब कुछ तो बढ़िया कभी नहीं चल सकता है, लेकिन हाँ बहुत कुछ बढ़िया चल रहा है, काफी ठीक चल रहा है। गरीब हमारे साथ है, गरीबों को हमेशा लाभ मिल रहा है हमारी योजनाओं से। शौचालय बन रहे हैं, मकान मिल रहे हैं, गरीबों को रहने के लिए छत मिल रही है। अच्छा। ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन हाँ ये कठिनाई मध्यम वर्ग के ऊपर पड़ी है। आज हम समझ रहे हैं इस बात को, और प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को माना है और कहा है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव बिल्कुल तलाशा जा रहा है। और निश्चित रूप से हम राज्य सरकारों से भी विनय करेंगे कि हम और वो मिलकर इस बारे में कुछ सोचें, ताकि कीमतें कुछ कम हो सके। अजय उपाध्याय जी, असल में जब आपकी सरकार थी, तेल के दाम बढ़ा करते थे, तब आप कहते थे देखिए सर ये तो वैश्विक स्तर पे जो पैमाना है उसके हिसाब से हम पेट्रोल के दाम बढ़ाते हैं घटाते हैं। सर दिक्कतें तो अब भी वही हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब कोई जादू की छड़ी चल जाएगी? स्थितियां तो और खराब हुई है ना, और पूर्ववर्ती सरकारों ने लॉस भी बहुत किया है देश का, उसका भी खामियाजा उठाना पड़ेगा देश को। पहली बात तो पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई लॉस नहीं किया है। अच्छा। सरकार जो जो दे कर गई थी उसका इन्होंने भट्ठा बैठाया है, ये पूरा देश देख रहा है। कर्जा कितना था सर जब आपने छोड़ा था? कर्जा कितना था देश पे जब आपने छोड़ा था? मुझे बोलने ही नहीं देंगे तो कैसे? सर आप किसी बात को बोलेंगे तो मैं काउंटर करूंगा ना सर। आपने कहा कि हमने कोई लॉस नहीं किया, तो मुझे ये भी बताते चलिए कितने प्रॉफिट में देश था सर? विद्वान एंकर हैं आप सर। मैं तो आपकी विद्वता से इंप्रेस होना चाहता हूँ, इसीलिए बार बार सवाल पूछ रहा हूँ। वो मौका दीजिए मुझे कि मैं इंप्रेस हो पाऊँ आपसे। हर सवाल का जवाब दूंगा यदि समय देंगे तो। कहिए सर, मुझे जरूर बताइएगा कितने फायदे में देश था जब आपने गद्दी छोड़ी। हाँ, जब गद्दी छोड़ी थी हमने 14, अब मई 14 की आपको हम दे दे रहे हैं रिपोर्ट कि 14 मई को पेट्रोल का दाम क्या था, आपने तो खुद ही बता दिया। 26 मई को इनकी सरकार बनी थी, 26 मई 2014 को 108 रुपए प्रति डॉलर जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में था, उस समय हमने आपको 71 रुपए में दिया था पेट्रोल, और डीजल 57 रुपए में दिया था। आज क्या है? आज आप ही ने दिखाया 64 रुपए से कम है, और बल्कि 62 रुपए आज का है। और आज का देख लीजिए क्या रेट इन्होंने दिया, 90 और 100 पार कर रहा है। ये कौन सी सरकार और कौन सी बहानेबाजी कर रहे हैं? कहाँ आपने देखा है इनका विकास? बड़ा खेरा साहब ने लंबे लंबे बातें की हैं। अभी आर्थिक स्थिति क्या हो गई है पूरे देश की? हालात खराब है या नहीं? बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं? लोगों का 12 करोड़ लोगों का रोजगार गया है कि नहीं? एमएसएमई का क्या हाल है? लोग छोटे छोटे दुकानदारों की क्या हालत है? मैं तो कहता हूँ जीएसटी में लाइए, क्यों नहीं ला रहे हैं जीएसटी में पेट्रोल डीजल को? ये राज्य सरकारों को, बाकी आपके भाजपा की भी सरकार है, उनकी भी हालत खस्ता हो रही है।
वो भी मांग करते हैं, उनको भी आप नहीं दे रहे हैं। एक केंद्र सरकार सिर्फ ईंधन टैक्स जीवी सरकार न बने, ये जनजीवी सरकार बनना चाहिए। जनता के पॉकेट का जेब को इस तरह से पकड़ने का प्रयास सर, आपके स्टेट में 4-5 रुपए तो आप ही कम कर सकते हैं। आपके स्टेट में 4-5 रुपए तो आप ही कम कर सकते हैं, तो कर दीजिए सर, शुरुआत करिए, आईना दिखाइए ना, आईना दिखाइए केंद्र की सरकार को कि आप में कितनी कुव्वत है। आप कोसेंगे भी, मुनाफा भी कमाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। घनश्याम जी, 2 बार राजस्थान में हम लोगों ने 2 बार कम किया है, लेकिन इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के फिर वही का वही कर दिया। और ये बार बार ये कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार और स्टेट सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, बावजूद राजस्थान ने 2 बार कम किया है। आप रिपोर्ट देख लीजिए। लेकिन जब एक्साइज ड्यूटी है, अगला मुहूर्त कब निकलेगा कम करने का? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खेड़ा साहब, जब आपसे पूछता हूं तब तो जवाब होता नहीं। रुक जाइए सर, एक बार पूछ लीजिए, अजय जी से पूछ लूं, फिर आऊंगा आपके पास। खेड़ा साहब आ रहा हूं, अजय साहब से एक बार बात हो जाए, अजय जी से बात हो जाए। खेड़ा साहब, अजय जी से बात हो जाए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। सर, हम शोर नहीं मचाते ना सर, प्लीज प्लीज सर। अजय जी ये मुझे बता दीजिए सर, अगला मुहूर्त कब आएगा जब आप वेट कम करेंगे? सर, इंतजार में है, राजस्थान में ही सही, एक तो सरकार बहुत कम जगह है आपकी, जहां पे आप वहीं कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ घनश्याम जी, ये बैठ का लफड़ा ही क्यों? जीएसटी काउंसिल बुला ले प्रधानमंत्री और इसको जीएसटी में डाल दे, सभी राज्य सरकारों के लिए इक्वल हो जाएगा। केंद्र और राज्य तय कर लेंगे अपनी सीमा, सीमा तय है सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा, उसके तहत सबको मिलेगा और जनता को लाभ होगा। लेकिन केंद्र सरकार कहीं न कहीं चोरी उसके दिल में है, जनता के पैसे को चोरी करना चाहती है, इसलिए नहीं चाहती है ये डिसीजन लेना। ले डिसीजन, कांग्रेस की सरकार भी साथ आएगी, हम लोग भी आएंगे और जनता पर से ये बोझ जो है, लूट जो चल रही है, इसको बंद करे। भाई आप बताइए ना, आप और हम जैसे लोग, सामान्य लोग हैं, किसकी सैलरी कोरोना में बढ़ी है? सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि सरकार का कम हो गया है साधन, तो हमारा आपका कौन सा साधन बढ़ गया? सर, ये तो महामारी है ना, महामारी में तो कहीं तो एडजस्टमेंट करेंगे ना। देश के साथ हमारी जिम्मेदारी भी है ना कि कुछ चीजों में हम भी एडजस्ट करके चलेंगे। अगर देश इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहा है तो हमारा दायित्व कहाँ है? फिर हमें भी तो कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कुछ कटौतियां हुई हैं तो स्वागत दिल खोल के किया जाएगा, एकदम स्वागत। लेकिन क्या 100 रुपए और 90 रुपए के पार पर आप स्वागत करेंगे और 2 लोगों की संपत्ति इस देश में? वो तो टोक रहे ना सर, लेकिन कोरोना का हवाला लेके जो बाकी चीजें आप गिना रहे हैं वहां पे तो सही नहीं है। पेट्रोल और डीजल की बात में तो मैंने कितना कुछ कह दिया सर को। नहीं, बाकी जगह भी है, बाकी जगह क्या रोजगार, कितने लोगों की गई और कितने लोगों की सरकार ने रोजगार दिया है? महंगाई की बात झूठा प्रस्ताव दिया जा रहा है। जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो महंगाई पर तो सबसे पहला बेसिक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसी अनुपात में महंगाई बढ़ता है। ये कहाँ से डाटा ला रहे हैं, कौन सा डाटा दिखा रहे हैं लोगों को? झूठ के डाटा से देश नहीं चलता है, सच्चाई पर देश चलना चाहिए। ठीक है, और मेहमान भी मेरे साथ। ठीक है अजय जी, रोड पे दिखाइए ये प्रदर्शन करके, ज्ञान वहां पे भी दीजिए थोड़ा सा, लोगों को और समझ में आएगा, तब आपकी सरकार भी आ जाए, क्या पता। आप मेरे साथ रहिए सर। मधुकर जी भी हैं, वो अपनी जगह पे है, भाजपा कांग्रेस का बात नहीं है, आम जनमानस का सर। विपक्ष भूमिका सर, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका भी निभानी होगी ना सर। डिबेट्स के अलावा सड़कों पे भी दिखाई देना चाहिए आपको। हम एकदम घनश्याम जी निभा रहे हैं, ठीक है, लगातार हम इस पे मांग कर रहे हैं। किसानों के मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, और पेट्रोल, इस पे भी बात करूंगा आपसे, अभी इस पे करूंगा बात, इस पे बात करूंगा अजय जी करूंगा इस पे बात। ठीक है मधुकर जी, ठीक है सर, की शिकार। ओके सर। मधुकर जी, हरित ऊर्जा के स्रोतों की दिशा में कितना काम करने की जरूरत आपको दिखाई देती है अगर इसी तरह के पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे? देखिए, ये बहुत सारी बातें चल रही हैं, इलेक्ट्रिफाइड कार्स की, हाइब्रिड कार्स की, व्हीकल्स की बातें चल रही हैं। देखो, हमारा देश जो है अभी भी विकासशील देश है, हम दूसरे कंट्रीज को फॉलो करते हैं। अब ये कहें कि हम पहल करेंगे, हो सकता है हम पहल करें, पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा पहल करने की नहीं है। वील बेसिकली फॉलो अदर डेवलप्ड कंट्रीज। तो अगर डेवलप्ड, अब आप बताएं कि अमेरिका में या यूरोप में या दूसरे जो विकसित देश हैं उसमें कितनी गाड़ियां दूसरे जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उस पर चल रही हैं, या बिजली पे चल रही हैं, या हाइब्रिड पे चल रही हैं। तो देखिए, ये एक दिन में होने वाला नहीं है, इसमें सालों लगेंगे, और 10 से 20 साल लग जाएं उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि अगले 10 साल में बहुत चीज़ें बदलने, इस क्षेत्र में बहुत चीज़ें बदलने की आवश्यकता नहीं है। पर मैं इस बात से सहमत हूँ
कि जो भी इसमें कटौती होती है, बढ़ोतरी होती है इनके दामों में, मार्केट प्राइसेस में, उनको टू द एक्सटेंट पॉसिबल उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए। अभी वो प्रोसेस जो है वो ओपेक है। अब गणित क्या है, उसकी कैलकुलेशन क्या है, और जो जैसे मैंने कहा कि जो मुनाफा है वो इतना मुनाफा क्यों है, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है। अच्छा, उसको छोड़ दीजिए, दोनों तरह की पक्ष विपक्ष सब तरह की सरकारें स्टेट्स में हैं, वो क्यों नहीं कम करती हैं? दिल्ली ने कम किया और स्टेट्स ने कम क्यों नहीं किया? सर, इस तरह के सवाल हो चुके हैं, हम पूछे भी गए सर इस तरह के सवाल। तो आप कहने हैं कि फिलहाल जो स्थिति है उसके हिसाब से आगे का आकलन करने की जरूरत है। डॉक्टर प्रदीप शर्मा, आप वरिष्ठ अधिवक्ता तो हैं ही सर, एक आम उपभोक्ता भी हैं सर, कितनी टीस होती है जब हर दिन सुबह देखते हैं कि इतने पैसे पेट्रोल और डीजल के बढ़ गए? घनश्याम जी, बहुत टीस होती है। मैंने तो जब जिस दिन ये फाइनेंस का बजट आया था उस दिन भी कहा था कि एक तो कोरोना के कारण से वैसे ही लोगों के पास अपनी आय के साधन कम हो गए हैं, लोगों की नौकरियां चली जा रही हैं, ऊपर से इस तरह के जो डीजल और पेट्रोल में रेट्स बढ़ गए हैं, उनसे आम आदमी पर, आम नागरिक पर असर आएगा ही आएगा। और रोजाना, और फिर और दर्द तब होता है जब रोजाना एक के बाद एक स्लैब बढ़ता ही चला जाता है। हम अगर सरकार को पैसे की जरूरत है, सरकार कोई ऐसे तो नहीं कि डे टू डे फंक्शनिंग पे काम करती है। सरकार कुछ अगर फ्यूचर देखकर और ये देख ले कि हमें इतने टाइम में इतना ये लग रहा है, एक बार कर दो। रोज आपको इस तरह से लोगों को प्रताड़ित करने का कोई समझ में औचित्य मेरे को तो आता नहीं है। जी, तो हर्ष जी, तिल करके मरने से अच्छा है कि एक बार मर जाएं। मैं यही पहले भी कहना चाह रहा था, अब भी कहना चाह रहा हूँ। क्रूड ऑयल फिक्स है रेट, आपके फिल्ट्रेशन के रेट पर्टिकुलरली फिक्स हैं जी। वेरिएशन आता है एक्साइज ड्यूटी के अंदर। आप रैशनल तरीके से एक फिक्स एक्साइज ड्यूटी कीजिए। आपने बजट बनाया, आपको पता है कितना प्रोविजन आपको फंड्स चाहिए। अगर आप कहते हैं देश के हित में कर रहे हैं तो आप एक फैक्टर लीजिए ना साथ में कि एक महीने में हमें इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, हम इतना एक्स अमाउंट इनहांस कर देंगे। कम से कम जैसे हमें फर्स्ट को सैलरी मिलती है सैलरीड एम्प्लॉय को, उसको पता होगा कि आज फर्स्ट है, आज मेरी सैलरी मिलेगी और आज इतना पेट्रोल और डीजल का प्राइस एनहांस होगा। आप क्यों इस तरह से करते हैं कि हर दूसरे दिन, हर ऑल्टरनेट डे, 12 दिन है आज, 12 दिन है, प्राइस आप रेज करते जा रहे हैं। कहीं तो रुकिए, और नहीं रुक रहे तो शेयर कीजिएगा पब्लिक डोमेन में कि क्यों कर रहे हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि मौजूदा स्थिति से जल्द हम सब निजात पाएंगे और रोज हमारे दिल की धड़कनें कम से कम तेज नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल के दामों को देखकर। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो स्पेशल एडिशन में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।